What are some common causes of hair loss in men and women? The commonest cause of hair loss in men and women is ऐसा बोलते हैं कि जब आपका स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाए तो यू ऑलरेडी लॉस्ट 50% ऑफ योर जेनेटिक्स का क्या फैक्टर रहता है? क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि दिस इज अ वेरी बिग थिंग दीस डेज कि लाइक अगर आपके फादर के बाल गए हुए हैं देन यू विल बी सेम. सो देयर आर टू थिंग्स, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी. जस्ट टू कंफर्म, आपने जो भी कहा है, अगर मेरे को बाल जल्दी झड़ना शुरू हो गए एट द एज ऑफ 23-24, मेरे बच्चों को भी 23-24 पे झड़ना शुरू हो जाएंगे. पॉसिबिलिटी है. व्हाट्स द रोल ऑफ डैंड्रफ इन हेयर लॉस? Seborrhea, seborrheic dermatitis और dandruff does not cause hair loss. But अगर कोई ऐसे खुजाता ही जा रहा है और हेयर ब्रेक हो गए तो हेयर ब्रेक हो गए. What are some home remedies for dandruff? And क्या वो काम करती हैं लाइक आपके एक्सपीरियंस में? अगर किसी को डैंड्रफ है तो उसको कंट्रोल में रखना है. ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जाएगा नहीं डैंड्रफ, कभी भी नहीं जाएगा. यूजुअली 99% केसेस में डैंड्रफ ठीक नहीं होते. तो फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा, बहुत देरी हेयर है उनके, बट मूवीज वगैरह में समटाइम्स शी हैज हेयर स्ट्रेटर देन अ पाइप. ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज देयर आर थिंग्स जो कराई जाती हैं स्ट्रेटनिंग के लिए. अगर आपको बहुत शाइनी स्ट्रेट बाल दिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबब्ली केराटिन ट्रीटमेंट किया हुआ है. कोई पॉपुलर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है दैट यू वुड रेकमेंड व्हिच डोंट अफेक्ट योर हेयर इन अ नेगेटिव वे? देखो, जेल तो आई वोंट रेकमेंड बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हेयर लॉस जो लोग जेल के बाद मेरे पास आए हैं. अच्छा. Welcome back to this week's Twatcha with Saraswat podcast. And this week we have something really special for you. Something जो आप ढूंढ रहे होंगे पर आपको कहीं मिल नहीं पाया होगा. हम आपको comprehensively बताएंगे everything you could ever want to know about hair loss and dandruff. And with me, as always, is Dr. Preeti Saraswat. She is an ABHRS certified surgeon, a hair transplant surgeon, ABHRS certified. You don't get a higher authority than that. So I think we're in safe hands with our questions and our answers. So without any ado, let's start. What are some common causes of hair loss in men and women? The commonest cause of hair loss in men and women is male and female pattern hair loss. तो जो हमारे DHT हार्मोन से रिलेटेड हेयर लॉस मेल्स में होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बॉल्डनेस बोलते हैं, गंजापन, वो मेल्स में और फीमेल्स में भी हेयर लॉस होता है हार्मोन्स की वजह से. बट वैसा गंजापन नहीं होता. थिनिंग हो जाएगी, स्कैल्प विजिबिलिटी हो जाएगी, किसी केस में एम शेप्ड हेयर लाइन हो जाएगा. तो एम शेप्ड हेयर लाइन, लाइक वेजिटा की हुआ करती थी ऐसे करके उसमें. वेजिटा की, हाँ. तो वेजिटा, फीमेल वेजिटा अपने देख के, एंड मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस सबसे कॉमन पैटर्न हेयर लॉस कॉज है. बाकी फिर सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं टिलोजन इफ्लूवियम, स्ट्रेस रिलेटेड. अच्छा. अगर 2 to 6 months टाइम में. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मेरा एक क्वेश्चन था मेल पैटर्न बॉल्डनेस और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में. ज्यादातर लोगों के जब मैं देखता हूँ उनका एज सच अपैरेंट हेयर फॉल नहीं हो रहा होता है, बट फॉर एग्जांपल वो अगर स्विमिंग करके आएंगे उनके बाल थोड़े दिख गए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बॉल्ड स्पॉट है, यहाँ पे बॉल्ड स्पॉट है. तो अपने बारे में तो नहीं मेरे बाल तो बहुत अच्छे. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो क्या वो भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस? हाँ, देखो, इट्स अ टाइप ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस ओनली. आई मीन हो सकता है. बाकी टिलोजन एफ्लूवियम वगैरह में भी ऐसा होता है. अच्छा. बट थिनिंग भी इसमें एक पैटर्न है. और आपके पहले जो बाल थे जब वो बहुत पतले हो गए, डायमीटर कम हो गया, मिनिएचराइजेशन बोलते हैं इसको, तो ये भी पैटर्न हेयर लॉस में आता है. और ऐसा बोलते हैं कि जब आपका स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाए तो यू ऑलरेडी लॉस्ट 50% ऑफ योर हेयर उस पर्टिकुलर एरिया. यस. तो जो हमारी डेफिनेशंस है ग्रेड 1 to grade 7 नॉर्वुड पैटर्न की, तो उसमें एक लाइन ये भी लिखी है कि इतनी थिनिंग हो जाए कि आपको स्कैल्प बहुत ज्यादा दिखने लगे, तो वो भी उस ग्रेड में आ जाएगा. और टिलोजन एफ्लूवियम जो आपने भी बोला था, यू वर टेलिंग स्ट्रेस रिलेटेड होता है वो. हाँ, तो कॉर्पोरेट लोगों के लिए इट्स ओवर. कोई भी अगर वो प्रॉब्लम हो विद इन 2 to 6 months, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, फीमेल्स में बेबी बर्थ हो या किसी का घर चेंज हो, मतलब मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सर्जरी, वायरल फीवर, कोविड, टाइफॉइड, इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर होती है तो दिस कैन लीड टू हेयर लॉस बिल्कुल एकदम से. सो दिस इज अक्यूट
टेलोजन एफ्लूवियम. Why? Because एकदम से मतलब एक दिन उठे और आधे बाल बिस्तर पे हैं. नहीं बहुत सारे बाल जड़ से निकलना स्टार्ट हो जाए, है ना. इतने की पेशेंट को लगे ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ तो इतने सारे बाल आ रहे हैं. मेल्स भी बोलेंगे कंघे भर भर के बाल आ रहे हैं. तो उनकी जड़ें वीक हो गई, तो जो रूट्स है उन्होंने शाफ्ट्स को बाहर फेंक दिया कि इस समय जो बॉडी है वो स्ट्रेस में है, फ्लाइट और फाइट रिएक्शन. तो जहाँ जरूरत है हेयर की ब्लड की, वहाँ ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचा, तो हेयर को इतनी जरूरत नहीं समझी गई, तो उससे न्यूट्रिशन डिप्राइव कर दिया. वहाँ की जर्म सेल्स डिप्राइव्ड हो गई न्यूट्रिशन के, तो उन्होंने शाफ्ट फेंक दिए. सो दिस इज व्हाट इज टेलोजन एफ्लूवियम. बाद में वो रिकवर हो जाएगा. ये तो बहुत अलार्मिंग चीज जब हो जाता है. वी डू गेट पेशेंट्स जिनको पोस्ट टाइफॉइड, पोस्ट चिकन पॉक्स, पोस्ट डिलीवरी बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है. बिल्कुल पैनिक स्टेट में वो आते हैं, डॉक्टर मेरा तो बाल ही सारा चला गया. बट देन उसके मेडिसिन हैं, उनका रीअश्योरेंस है, थोड़ा चेकअप करा के इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं किसी और चीज़ की कमी तो नहीं हो रही, देन वी अश्योर देम कि आपके बाल आ जाएंगे वापस. अगर आपकी डाइट प्रॉपर है एंड यू आर ईटिंग घर का खाना, एकदम प्रोसेस कुछ नहीं खा रहे हो, वर्कआउट करते हो प्रॉपरली, कोई डैमेजिंग चीज अपने बालों के लिए नहीं खाते हो, उसके बाद भी आपको टेलोजन एफ्लूवियम हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसा स्ट्रेस आया, आपको मेंटली या फिजिकली ऐसा स्ट्रेस मिला कि उसने आपके जो हेयर के जर्म सेल्स हैं जहाँ से वो बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ी दिन के लिए. स्ट्रेस से तो कोर्टिसोल रिलीज होता है, पर स्ट्रेस तो दिमाग के अंदर होता है. दिमाग के बाद आता है स्कल, और स्कल के बाद आता है स्कैल्प जिसमें होते हैं बाल. तो दिमाग के अंदर जो चीज हो रही है, हाउ कैन दे अफेक्ट योर हेयर? ये जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा. देखो जो भी सोचते हैं, मेंटली जो सोच रहे हैं, वो डायरेक्टली ऊपर बाल को असर नहीं करेगी. हमारे साइकोलॉजी, थिंकिंग, हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती है. वो हार्मोन्स इन टर्न जाकर हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करते हैं. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. बट आप देखो, जो लोग बहुत खुश रहते हैं, आपने देखा हमेशा ग्लोइंग रहती है उनकी स्किन, उनके बाल भी अच्छे रहते हैं. जैक ब्लैक, या एक सेलिब्रिटी है, परफेक्ट एग्जांपल. ओके. वैसे भी आप देखो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, जो खाना पीना आपने अभी बताया अच्छा रखते हैं, तो अगर वो बीमार नहीं पड़े या और उनको कोई ऐसी बहुत अक्यूट प्रॉब्लम नहीं आई, तो उनकी यूजुअली स्किन और हेयर में कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है. आपने भी मेंशन किया था नॉरवुड स्केल ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस, है ना? तो मैंने थोड़ा सर्च किया. जेम्स हैमिल्टन इंट्रोड्यूस्ड अ स्केल टू मेजर द स्टेजेस ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस इन 1950s, और उसको 1970s से इम्प्रूव किया गया. सिंस देन इट्स बीन मोर और लेस कॉमन. तो जस्ट फॉर द पीपल, देयर इज एन इमेज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. This is Norwood Hamilton. हाँ, this is Norwood Hamilton scale of male pattern baldness. और इस स्केल पे अगर आपका 1, 2 है तो then it's okay. 3 पे आपकी like M shape दिखने लगता है, like we were talking about. थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है कि आपका ये जो ट्रैगस है ना, इसके 2 सेंटीमीटर एंटीरियर अगर आपने एक पॉइंट लिया और उसको आपने स्ट्रेट ऊपर कर दिया, तो यहाँ तक, हाँ, ये साइड में कॉर्नर, यहाँ तक अगर आपको हेयर लॉस है तो ग्रेड 2 है. अगर इसके अंदर चला गया तो ग्रेड 3 है. आपका M डीप हो गया, M के जो ऊपर कॉर्नर्स है वो अंदर डीप चले गए तो ग्रेड 3 हो गया. और अगर आपका ग्रेड 3.5 है तो लाइक आपका यहाँ पे वर्टेक्स दिखने लगेगा. 3V है वो, 3 वर्टेक्स. तो यहाँ पे V for ये वाला वर्टेक्स, V for वर्टेक्स, साथ में वर्टेक्स जहाँ पे गोल गोल बाल होते हैं सब. अच्छा, तो then it means it's over for you. और अगर आपका 7 तक आ गया, it's so over for you, you're done. So this was grade. Norwood scale पे, I think on another channel you have a video about Norwood scale. Yes. You will find the icon to that. Comprehensive video. Very comprehensive video. Because I would like all of you to know कि आपको अगर हेयर लॉस है तो कौन से ग्रेड का है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, very check it out after this video, not now. Okay, मेरा next question है, this relates to the first question, common causes में genetics का क्या factor रहता है? क्योंकि I've noticed कि this is a very big thing these days कि like अगर आपके father के बाल गए हुए हैं then you will be same. So there are 2 things, genetics and hereditary. Okay, how are they different? Genetics is hereditary. No, genetic means आपके genes में है, ठीक है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है जो कि बॉल्डनेस कराएगी, वो आपकी जीन्स में है. बट अगर वो आपकी फैमिली में रन कर रही है तो वो हेरिडिटरी है. आपकी फैमिली में आपके पैटर्नल साइड या मैटर्नल साइड से आ रही है तो वो हेरिडिटरी है. अगर सिर्फ आपसे ही शुरू हुआ है वो प्रॉब्लम,
आपकी जीन्स में आया तो वो हेरिडिटरी नहीं है, आपके बाकी लोगों को नहीं था, बट अब आपके प्रोजेनीज में आएगा. Okay, so these are two things. Yes, it is hereditary as well as it has a genetic cause. और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए ये स्पेशली बोला जाता है. फीमेल्स में देयर इज अ जीन रिलेटेड टू PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो वो वाली जीन भी एंड्रोजेनेटिक हॉर्मोन्स, एंड्रोजन्स इंक्रीज करती है, फीमेल्स में हेयर लॉस कराती है, पैटर्न अनपैटर्न बोथ. सो इट हैज अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन तो जेनेटिक्स. जस्ट टू कंफर्म, आपने जो भी कहा है, अगर मेरे को बाल जल्दी झड़ने शुरू हो गए एट द एज ऑफ 23-24, मेरे बच्चों को भी 23-24 पे झड़ना शुरू हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है. देन देयर आर एटाविस्टिक कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन छोड़ के आते हैं. कभी कभी दादाजी को है, पापा को नहीं है, बच्चे को है. ऐसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज एंड कंक्लूजन्स होते हैं इसमें. बट यूजुअली अगर हेरिडिटरी है तो फिर दिखता है. मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड दोनों में, और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में, सिस्टर्स में भी दिखता है. अच्छा, क्या इसका कोई टेस्ट होता है जो करके पता चल सकती है ये चीज? जेनेटिक टेस्ट, हाँ, इट्स ऐसा बोलते हैं उसकी जरूरत भी पड़ती है क्या? हाँ, वही मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर इतना सारा करेंगे तो इससे तो हेयर लॉस की मेडिसिन दे दो. सही बात है, और अपने कॉल करके पूछ लो पापा. व्हाट्स द रोल ऑफ डैंड्रफ इन हेयर लॉस? सबको लगता है कि डैंड्रफ अगर मुझे बहुत ज़्यादा है तो मेरे बालों का झड़ने का रीज़न डैंड्रफ ही है. अब थोड़ा ये सोचो, मैं आपको इमेजिन कराती हूँ कि आप नहीं, पहले मैं आपको इमेजिन कराता हूँ क्यों है. क्योंकि डैंड्रफ के होते हैं फ्लेक्स. ओके, फ्लेक्स के ब्लेड्स निकल के आते हैं जो आपके बालों को लॉन मोवर की तरह काट देते हैं. हाँ, सही में. जो डैंड्रफ के फ्लेक्स होते हैं वो आपके ऊपर की स्किन फ्लेकी होके निकल रही है. दिस इज व्हाट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस. सेबोरिया आपके सीबम ऑयल से रिलेटेड जो स्कैल्प का है, बाकी स्किन पे भी होता है बट हम स्कैल्प की डैंड्रफ की बात कर रहे हैं. और डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इची, फ्लेकी स्किन, राइट. तो वो जो ब्लेड्स हैं वो ब्लेड्स नहीं है कि वो काट देंगे बाल को. उसमें एज सच सेबोरिया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ डज नॉट कॉज हेयर लॉस. बट अगर कोई ऐसे खुजाता ही जा रहा है और हेयर ब्रेक हो गए तो हेयर ब्रेक हो गए. और दूसरी चीज, अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया कि उसकी वजह से डर्मेटाइटिस बहुत बढ़ गई तो फिर वो हेयर के रूट में भी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा और वो वीक हो जाएंगे, वो गिर सकते हैं. तो एक थोड़ा सा कोरिलेशन हो सकता है बट बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है बिटवीन डैंड्रफ एंड हेयर लॉस. ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ हो गया तो सारी जड़ें खराब हो गई और वहाँ पे बॉल्ड पैच बन गया, ऐसा कभी नहीं. अगर किसी को डैंड्रफ हो रही है then it's usually accompanied by, like in my case at least, it's accompanied by like itchiness or redness. So है ना? तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है then it will damage your hair because scalp पे तो हो रही है and the roots of the hair survive on the scalp. हाँ, but then roots are a bit deeper और डैंड्रफ ऊपर की लेयर्स में हो रही है तो इसलिए थोड़ा बेनिफिट मिलता है रूट्स को. और दूसरा कि यू आर सो राइट कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है स्कैल्प के ऊपर. तो जब हम देखो डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए भी सॉल्यूशंस या शैम्पूज या ऑयल्स वगैरह देते हैं. कोई ऐसी जेनेटिक चीजें होती है क्या जो डैंड्रफ को कॉज करती हैं? हाँ, कभी कभी कोई जेनेटिक तो क्या, बट जैसे किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या किसी को लिम्फोमा है, मतलब कुछ और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है किसी सिस्टम में, तो कभी कभी डैंड्रफ रिलेटेड हो सकता है. अच्छा. कभी कभी किसी फूड से भी, किसी दवाई से भी रिलेटेड हो सकता है. और कौन सी कॉमन दवाइयों से नहीं, जैसे कोई एंटी एपिलेप्टिक्स है या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की दवाई है, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स है, इन सब कभी कभी डिप्रेशन से भी रिलेटेड होता है डैंड्रफ. ऐसे मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे डैंड्रफ रिलेटेड हो सकता है. बट उसको कोरिलेशन बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर वो प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हम उसको ठीक करेंगे, तो कभी कभी डैंड्रफ उसमें ठीक हो सकता है, बट डैंड्रफ को ऐसा कम करने के लिए भी हम and people shouldn't feel bad about it. Like Kim Kardashian को भी डैंड्रफ होती है, it's okay. जितने Did you see it on the internet? हाँ, मैंने Did you see the same video which I saw? I think so. उसकी डर्मास्कोपी हो रही थी बालों की, है ना? I think सर अब बता दो क्या वीडियो देखा था तुमने? उसमें डर्मास्कोपी हो रही थी किसी बेवर्ली हिल्स क्लिनिक में उसकी, एंड लाइक यू कुड सी अपेरेंटली कि बहुत ऑयली स्कैल्प था और बहुत ज्यादा फ्लेकीनेस थी उस स्कैल्प पे. हेयर थिनिंग थी सारा. हेयर थिनिंग थी ना. I'm not
saying anything, but उसकी ब्रांड के हेयर केयर प्रोडक्ट्स लाइक वो लगाएगी तो वो और क्या ही करेंगे, वो इतने केमिकल बटन प्रोडक्ट्स. एक कॉमन मिथ है कि लोग समझते हैं कि डैंड्रफ और सोरियासिस एक ही चीज है. सोरियासिस बहुत काफी कॉमन है. आई मीन 3-4% पॉपुलेशन में सोरियासिस होता है, 10-11% पॉपुलेशन में डैंड्रफ होता है. सोरियासिस में भी स्केल्स होते हैं. जैसे डैंड्रफ में तो व्हाइटिश या येलोइश इचीनेस, फ्लेकीनेस होती है. सोरियासिस में सिल्वरी स्केल्स होते हैं जिसमें इचिंग होती है और वो स्केल्स निकलते रहते हैं. जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में लोगों को होता था. गेम ऑफ थ्रोन्स में वो बहुत ज्यादा वाला, रुको that was extreme if that was psoriasis. वो तो पूरे फेसेस में होता है. ये बहुत बड़ा एरिया है. psoriasis यूजुअली एल्बोज पे, नीज पे, फ्लेक्सर जॉइंट्स पे गोल गोल आपको दिखेगा कि when they scratch, wow, thank God this isn't real. when they scratch तो सिल्वरी स्केल्स निकलते हैं. अच्छा, एक मिनट, हम we will go back to one of the things that we have already discussed, delusion effluvium. Delusion effluvium. Delusion effluvium. हाँ. Stress related hair loss. Okay. है ना. तो stress related hair loss से आपको बताया था कि hormonal imbalance होता है which causes your hair to like fall off more than the usual. कुछ भी कह लो. हाँ, hair को insult लगती है. हाँ. तो ऐसा क्या कर देती है वो hormones कि आपको dandruff भी हो जाता है, आपको hair loss भी होने लगती है? देखो, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो हॉर्मोन्स जो है, नॉर्मली हमारी जो हेयर में ना एक साइकिल चलती है. हेयर का जो रूट है वो लिविंग टिश्यू है. साइकिल चलती है? हाँ, मतलब हेयर की एक साइकिल होती है, ग्रोथ साइकिल. अच्छा. नॉर्मली 2 to 6 years स्कैल्प का हेयर ग्रोइंग फेज में होता है, एनार्जन फेज. उसके बाद उसका रेस्टिंग फेज आता है. उसके बाद उसका एक्सोजन फेज आता है, शेडिंग फेज. ठीक है. अब क्या होता है कि जब नॉर्मल 2 to 6 years बाल बढ़िया थिक ग्रो करेगा, उसके बाद वो रेस्टिंग फेज में आएगा, फिर गिरेगा. हाँ. अगर हमको प्रॉब्लम हुआ तो किसी भी फेज में अरेस्ट हो सकता है. तो यूजुअली मेल पैटर्न हेयर लॉस में एनार्जन फेज, जो ग्रोइंग फेज है, वो रिड्यूस हो जाता है. बजाय ईयर्स के वो मंथ्स में आ जाएगा. तो हेयर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, थिक भी नहीं हो पाएंगे तब तक उनका रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज आ जाएगा. तो इस तरीके से पतले भी हो गए बाल, गिरने भी लगे. कुछ साइकिल्स के बाद वो आना बंद हो जाएंगे. उनकी जो रूट है वही वीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. फीमेल्स में क्या होगा कि पीसीओडी या और भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से वो थिनिंग ऑफ हेयर होती जाएगी, यही मिनिएचराइजेशन होगा और ऐसे ही शेडिंग हो जाएगी. पर वो पैटर्न नहीं आएगा, ऑल ओवर द स्कैल्प थिनिंग होती रहेगी. अच्छा. फिर जैसे इफ समबडी इज टेकिंग कीमोथेरेपी, तो उसमें किसी भी स्टेज में बाल हो, यूजुअली ग्रोइंग स्टेज के ही सारे बाल हट जाते हैं. तो आपने देखा है हेयर लॉस हो जाता है पूरा. बाद में वो रीगेन भी हो जाता है. जैसे अभी कौन सी बॉलीवुड हीरोइन है, शी हैड ओवेरियन कार्सिनोमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई मीन, यस, है ना, शी लॉस्ट ऑल ऑफ साल की न्यूज़ है जुलाई की. बट नाउ द हेयर इज रीग्रोन. सो दिस हैपेंस. बाद में हेयर रीग्रो करते हैं. तो हेयर का ग्रोथ साइकिल इज अ मेजर कंसर्न. और वो सही चलता है तो सब कुछ ठीक रहता है. जहाँ भी उसमें बीच में अरेस्ट या उसमें प्रॉब्लम आता है तो वहाँ दिखता है हेयर के ऊपर. What are some home remedies for dandruff? And क्या वो काम करती हैं, like आपके एक्सपीरियंस में? हाँ, सी डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो सबसे पहले तो हमको होम रेमेडी से ही स्टार्ट करना चाहिए. सी बिकॉज डैंड्रफ इज नॉट समथिंग कि सिर्फ 1-2 जनों को ही हो रहा है. इट इज़ वेरी वेरी कॉमन. 10-11% पॉपुलेशन को हो रहा है ना. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जिनको एक्ने होते हैं उनको डैंड्रफ भी होता है. है ना. तो जो ऑयलीनेस है वो यहाँ एक्ने बनाती है, यहाँ डैंड्रफ बनाती है. तो अगर हम किसी तरीके से अपना थोड़ा ऑयल कंट्रोल करें और अपने स्कैल्प को साफ रखें. डैंड्रफ हेयर की, स्कैल्प की गंदगी नहीं है ना, डर्टीनेस नहीं है. वो हो ही रहा है बिकॉज ऑफ द फंगस, मेलासीजिया या एंड्रोजन्स या इन्फ्लेमेशन, या आपकी फैमिली में है तो डैंड्रफ हो रहा है. तो हम अगर अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, स्पेशली विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक रीठा, आंवला, शिकाकाई, है ना, और ऑयलिंग, जैसे अगर कोकोनट ऑयल थोड़ा उसमें मिक्स करें, या हम और भी चीज़ें हैं जैसे
अगर आप रोजमेरी ऑयल या लीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, लैवेंडर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कई बार घरों में दही लगाते हैं तो दही में भी लैक्टिक एसिड है। तो इस टाइप की चीज़ें अलॉन्ग विद बालों को और बेटर करने के लिए हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, मतलब उसके इतने तरीके हैं, राइस वाटर, इस टाइप की चीज़ें। गुआरगम, तो गुआरगम अब एज तो बाज़ार में पाउडर मिलता है, बट अगर कोई ऐसी इस टाइप की चीज़ों को छोटी छोटी मात्रा में अगर आप घर में यूज़ करें तो काफ़ी तरीके से आप अपनी डैंड्रफ को कंट्रोल में रख सकते हैं। स्कैल्प क्लीन रहेगा, हेयर कंडीशनड रहेंगे, तो इसकी और सूदनिंग इफेक्ट लाएगा ये। तो इसकी जो फ्लेयरिंग अप है वो नहीं होगा और ये कंट्रोल में रहेगा। अगर किसी को डैंड्रफ है तो उसको कंट्रोल में रखना है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जाएगा नहीं डैंड्रफ, कभी भी नहीं जाएगा। यूजुअली 99% केसेस में डैंड्रफ ठीक नहीं होते। इट इज द वन ऑफ द क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कैल्प। अच्छा, तो आपको फ्लेकीनेस यू मीन, वो क्वालिटी बन जाती है स्कैल्प। वो उसको मिलियो नहीं देना, उसको एनवायरनमेंट नहीं देना है ग्रो करने का। हमको स्कैल्प को एंटी डैंड्रफ तरीके से अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है और वो चीज़ें यूज़ करनी है जो हमको हेल्प करें। तो अगर हम घर की चीज़ों से, इन सब चीज़ों से किसी तरीके से अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, हेड को नरिश्ड और हाइड्रेटेड रखें अपने हेयर को, तो डैंड्रफ से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा तो है ही कि आपको स्ट्रेस कम रखना है। डाइट, हालांकि फूड और डैंड्रफ में कोई रिलेशन नहीं आ पाया गया, बट अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी, आपका मूड ठीक रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको और भी जानना है डैंड्रफ के होम रेमेडीज के बारे में, then you can check out this video right here जो डॉक्टर प्रीति ने बनाया है about the same thing which is actually really popular, so I think you will like it. In a detailed, nice way. Much more detailed than this small question that we just gave you. So please go out and check it. So are there any home remedies for hair loss also? Yes. So hair loss, जैसे आपने अभी बोला, आपकी इंटरनल मेटाबॉलिक वर्किंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर हार्मोनल रिलेशन है ना, जैसे आपकी फैमिली में चल रहा है, हेरिडिटरी है या DHT हार्मोन से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो फिर Then it's over for you. हाँ, फिर आपको दवाई चाहिए। छोड़ो फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराओ सीधे जाके। नहीं, देयर आर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आल्सो, सो दैट उस पे भी हमने अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, पीपल कैन चेक आउट, तो वो कर सकते हैं आप। बट होम रेमेडीज फॉर हेयर लॉस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक अच्छा हेयर केयर रूटीन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए? अगर हम सबसे पहले चलो डाइट की बात करें, क्योंकि आपने बॉडी की बात की कि बॉडी सही होनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट। अगर आप सिर्फ बर्गर और फ्राइज खाओगे तो कोई बात नहीं। अगर आप सिर्फ बर्गर फ्राइज खाओगे तो ऑब्वियसली कोर्टिसोल रिलीज होगा बहुत सारा। वो बर्गर में क्या है, दोनों तरफ मैदा, और वो जो उसकी पैटी है वो डीप फ्राइड है, उसमें आलू या कुछ मिक्स वेज जैसे हैं, और मेयोनीज है जो कि 80% ऑयल है, पाम ऑयल है। हाँ, पाम ऑयल which was used as grease for cars until the अगर आप घर में भी बना रहे हो मेयोनीज, तो एक कप अगर आपने ऑयल लिया है तो 1 कप मिल्क के साथ बनेगा वो, 1 कप से थोड़ा कम मिल्क, तो 60% ऑयल होता है उसमें। तो क्या ही न्यूट्रिशन आपको बर्गर दे रहा है। तो अगर आप इन चीजों के साथ भी हेयर केयर कर रहे हो, then it's like doing drugs the whole week, और वीकेंड पे फिर कुकुम्बर वाटर पीना, डिटॉक्स करना, आयुर्वेद रिट्रीट पे जाना। हाँ जी, तो आपको खाना प्रॉपर करना है, बैलेंस डाइट करना है, एक बोल स्प्राउट्स और सैलेड्स का ले लो, अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के साथ, वॉलनट्स, आमंड्स, ये चीज़ें, देन जूसेस। नहीं, ईव नहीं करना है, यू हैव टू टेक ऑल दिस, जिससे कि बैलेंस डाइट रहे, स्ट्रेस फ्री रहो, मस्त रहो, खाना खाओ पियो, टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, अपनी बॉडी की सर्केडियम रिदम के साथ मजाक नहीं करना है। जब सूर्य देवता उगते हैं, सूर्य भगवान आते हैं, उस समय आप जग जाओ, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाए। और रात को जब रात होती है तो अपने खाने पे भी कम करो और अपने आप को रेस्ट भी दो। तो इस तरीके से जब आप बॉडी को सर्केडियम रिदम, व्हेन यू मेक इट इवन विद द सन रिदम एंड मून रिदम,
तो देन योर बॉडी इज नॉट इन अ फिक्स कि अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होगा, आपकी मैंने भी हार्मोन देखी लेवल है। सही हो जब जाएंगे। मैं बाहर रहता था पढ़ाई के लिए अपनी, तो वहां पे खाना पीना प्रॉपर मिलता नहीं था मेरे को, दिन में 2 बार मैकडॉनल्ड्स खाता था, ऐसी चीजें करता था और बहुत हेयर लॉस होता था मेरे को। फिर जब एक बार मैंने थोड़ा खाना बनाना शुरू किया, लाइक जस्ट लेकिन दाल चावल खाना शुरू किया, तब मेरा ऑटोमेटिकली बेटर होता गया हेयर लॉस। और अब तो फिर दिख भी नहीं रहा होगा किसी को। फिर आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे। ये सब चीजें जब एक बार बैलेंस हो गई, तो फिर अगर आपको I think what you want to say is unless you screw it up again, आप more or less good ही रहोगे। बाकी जो घर की नेचुरल रेमेडीज हैं, जो मैं आपको हेयर केयर रूटीन बता रही थी, टेक अ गुड मसाज once or twice a week, हेड मसाज। हेड मसाज ऑयल के साथ। नाइट बिफोर इफ यू हैव ड्राई हेयर, अगर ऑयली हेयर है तो 5 मिनट पहले, अदरवाइज कभी कभी लोगों को माथे पे एक्ने आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑयल, है ना। मसाज लेने के बाद मसाज, वाई मसाज, क्योंकि दिस इज प्री कंडीशनिंग ऑफ हेयर। हेयर में क्यूटिकल्स होते हैं ऐसे स्केल बाहर की तरफ निकले हुए, अगर आपने ऑयलिंग कर दी तो ये सील हो गए। तो आप अगर मान लो बाहर के शैम्पू से भी हेयर धो रहे हो, हेड वॉश कर रहे हो, रीठा आंवला शिकाकाई का नहीं बना पाया आप घर में, तो आपको वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, वो उस ऑयल को निकालने में और डर्ट निकालने में या उसका सारे केमिकल खर्च हो जाएगा। एंड देन फिर आप आराम से अपना ड्राई करके विदाउट एनी हीट ट्रीटमेंट, जो ये ट्रीटमेंट्स है, हीट ट्रीटमेंट, रिबाउंडिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, स्टे अवे फ्रॉम देम, दे विल डैमेज द कॉर्टेक्स, द हेयर शाफ्ट, और वहीं से ब्रेक हो जाएगा हेयर, अच्छा। फ्रीजी होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, जो ये केराटिन और ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड गैस रिलीज करते हैं। तो जो करा रहा है, चलो वो तो 6 months में एक बार करा रहा है, जो कर रहे हैं हेयर ड्रेसर्स, वो दिन भर में कितनी फॉर्मल्डिहाइड सूंघ लेते होंगे और फिर उसको कितनी टॉक्सिसिटी होगी। दिस इज समथिंग वी ऑल खैर वो केराटिन वाले इतने महंगे पैकेजेस बेचते हैं, दिन में एक से ज्यादा तो बिकता ही नहीं होगा, तो इतना भी हर रोज अगर फॉर्मल्डिहाइड स्मेल कर रही हो, अंदर ले रही है, तो इट्स नॉट गुड। ये तो वही बात हो गई कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो बट देन यू लाइक ड्रिंकिंग एंड स्टफ विद इट, तो आपकी बॉडी को क्या ही असर पड़ेगा उस चीज का। इवेंचुअली ये तो रिबाउंड करेगा बॉडी के लिए, है ना। देयर इज नो वे दिस इज सस्टेनेबल। No, that is why in every consultation chamber you get patients जो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैंने अपना ये हेयर स्ट्रेटनिंग जब से कराया है, तब से मेरे बाल बीच में से टूटने लगे और अल्टीमेटली लंबे बाल थे, मगर देखो कटवाने पड़े और अब इतने से रह गए और बहुत हेयर फॉल हो रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट गिवन बाय पेशेंट्स। तो फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा, बहुत बेबी हेयर है उनके, बट मूवीज वगैरह में समटाइम्स शी हैज हेयर स्ट्रेटर देन अ पाइप, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज देर आर थिंग्स जो कराई जाती हैं स्ट्रेटनिंग के लिए। अगर आपको बहुत शाइनी स्ट्रेट बाल दिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली केराटिन ट्रीटमेंट किया हुआ है। नहीं, पर मूवीज वगैरह में क्या होता है, शाइनी बाल जो होते हैं, कोई भी शाइनी, इवन शाइनी मेकअप बहुत डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि वो लाइट के साथ इतना प्ले कर जाता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लगती हैं। और प्लस केराटिन अब यूज नहीं होता ज्यादा बॉलीवुड में, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो सिस्टीन यूज करते हैं, सिस्टीन में फॉर्मल्डिहाइड गैस नहीं निकलती, बट उसका इफेक्ट भी उतना अच्छा नहीं होता, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स। उतना अच्छा मतलब उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड होता है उसमें, ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, कार्बोसिस्टीन होता है, कार्बोसिस्टीन, तो उसको यूज किया जाता है। बेसिकली इनका काम ये होता है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं हेयर स्ट्रैंड्स में, उनको ब्रेक किया जाता है। अच्छा। और फिर उनको परमानेंटली स्ट्रेटन करने के लिए उसमें हाई टेम्परेचर हीट यूज की जाती है। तो और थर्ड ट्रीटमेंट कई लोग हेयर बोटॉक्स कराते हैं। ये क्या होता है? एक्चुअली बोटॉक्स यूज नहीं होता इसमें, हेयर बोटॉक्स नाम जरूर है, बट ये मल्टीपल डीप कंडीशनिंग एजेंट्स हैं। अच्छा। जो कि लगाए जाते हैं जिससे कि हेयर कम फ्रीजी हो, थोड़ा उनके ऊपर कोटिंग हो जाए शाइनी चीज़ों की, और हेयर देखने में अच्छे हो। तो कार्बोसिस्टीन और हेयर बोटॉक्स और केराटिन। कोई पॉपुलर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है that you would recommend which don't affect your hair in a negative way? You mean to say oils or serums or products? Styling products. घर में यूज करने के या बाहर यूज? Styling products. घर में यूज करें, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक स्प्रेज हुए, सेट वेट के जेल हुए, जो भी चीज आप बालों को स्टाइल करने के लिए यूज करते हो। देखो, जेल तो आई वोंट रिकमेंड बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हेयर लॉस जो लोग जेल के बाद मेरे पास आए हैं। अच्छा। देयर इज समथिंग न्यू विच इज नाउ अवेलेबल बाय द नेम ऑफ हेयर प्रोटीन्स, मतलब वो हाइड्रोलाइज्ड व्हीट एंड राइस प्रोटीन्स हैं। उनको जब आप स्प्रे करते हो हेयर के ऊपर,
तो एक वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट देते हैं वो. Those sprays are really good because I haven't seen anyone saying डॉक्टर मेरे बाल झड़ रहे हैं इसके बाद. It's one of the natural things I would say जो आप यूज कर सकते हो. उसमें थोड़ा ग्वारगम भी हो सकता है. तो ये चीजें बालों को कंडीशन करके उनको वॉल्यूमनाइज करती है, क्यूटिकल्स को अंदर अंदर ले जाती है, तो वो शाइनीनेस आती है एंड वॉल्यूमिनस इफेक्ट आता है उसके. तो दिस इज अ स्प्रे विच आई कैन रिकमेंड. यस, इसके अलावा प्री ऑयलिंग होनी चाहिए. स्पेशली आप किसी ऑयल से कर सकते हो जिसमें मंजिष्ठा और भृंगराज ऐसी चीजें हो जो आपके हेयर को, स्कैल्प को नरिश करें. और फिर हेड वॉश एक नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले शैम्पू से हो, एंड देन यू कैन यूज आफ्टर ड्राइंग, ऑफ कोर्स आफ्टर ड्राइंग योर हेयर यू कैन यूज this volumizing spray. My next question is, what are some advancements in hair loss treatment? Hair loss treatment advancements. So suppose you already are taking some medical hair loss treatments, लेकिन आप चाहते हो कि और अच्छा हमारा best treatment मिले. तो देखो, there are, apart from the US FDA approved medications and apart from the home remedies which are really really good, वो you have to continue them. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडवांस थेरेपीज पे आए तो पुराना वाला छोड़ दिया. उसको कंटिन्यू करते हुए, अपने नॉर्मल अच्छे हेयर केयर रूटीन को भी कंटिन्यू करते हुए, यू कैन ऑप्ट फॉर सर्टेन थेरेपीज. अच्छा, जैसे कि लो लेवल लेजर थेरेपी, जिसको LLT बोलते हैं, फोटो बायोमॉड्यूलेशन. वो एक हेलमेट या कैप जैसा है जिसमें डायोड रेज हैं, डायोड बल्ब्स हैं जो एमिट करती हैं रेज. वो एक पर्टिकुलर 432 वेवलेंथ पे आपके हेयर के रूट्स को स्टिमुलेट करती हैं ग्रो करने के लिए. तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने हेयर के लिए, समटाइम्स दे बाय इट ऑल्सो, अपने घर में वीक में 2 बार लगाते हैं, अदरवाइज दे कम टू अस इन द क्लिनिक. व्हाट वी डू, वी कंबाइन दैट LLT विद डर्मा रोलर्स और डर्मा पेन जो फर्दर हेल्प करते हैं. In fact, we have made a very good video also. They can click on the link above and see how these therapies help in hair loss. And after that, we can apply or inject either PRP, which is platelet-rich plasma, or mesotherapy. Meso is a pre-made cocktail of growth serums जो कि hair के root को वापस stimulate करते हैं. Mesotherapy versus hair PRP, क्या prefer करोगे आप? It's a very common question, very interesting question. At the same time, there is no clear answer to it because PRP और mesotherapy दोनों ही useful है. तो हमें क्या करना है, हमें तो पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देना है. तो what we do a crash therapy for a shorter duration of both. So within 3 months time, we give 3 PRPs and 3 mesos, or after 15, in between the interval of 15 days, या फिर 1 month के interval पे 3 PRPs and 3 mesos, and then we review after a month or so. तो अभी तक, like we have been doing this for past I think 5-6 years, and the results are awesome. They are really good because अगर सब तरफ से आप हेयर का ध्यान रखोगे, जैसे मैंने बोला, कुछ छोड़ना नहीं है, होम रेमेडीज नहीं छोड़नी, अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी, एडवांस्ड थेरेपीज नहीं छोड़नी जो क्लिनिक में हम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप रिव्यू करोगे तो डेफिनेटली देयर इज आई मीन 90% केसेस देयर इज एन इम्प्रूवमेंट. बाकी तो 10% लोग होते हैं जिनको ये दवाइयाँ हेल्प नहीं करती. अच्छा, इतने लार्ज परसेंटेज ऑफ लोगों को दवाइयाँ हेल्प ही नहीं करती हैं. 5 to 10% पीपल में these medications are not helpful. या तो उनमें जैसे मिनॉक्सिडिल का सल्फोट्रांसफरेज नहीं होता उनके पास, या फिर वो इतना कम यूजफुल है कि वो उसमें हमको एक्स्ट्रा ऑगमेंटेशन के लिए रेटिनॉल वगैरह क्रीम देना पड़ता है. So now there are tests for this also. You know, हेयर के रूट को प्लग करके हम देख लेते हैं कि इनमें सल्फोट्रांसफरेज है कि नहीं. तो there are certain OPD procedures. Commonly available या फिर आपको? They are available with us. अच्छा, सारस हॉस्पिटल पे आइए, यहाँ पे अवेलेबल होंगे. We do it. सही है. So prevention is always better than the cure. अगर no matter किसी की क्या स्टेट हो, उनका अभी हेयर फॉल शुरू हुआ हो या फिर they're on grade 3 और grade 4 and it's over for them, everybody wants और बाल ना जाए मेरे. Grade 3 and grade 4 and it is over for them. नहीं, बाल तो है ना. हाँ.
सो जो बाल हैं उनको प्रिवेंट करना है, उनको वहीं रखना है। वहीं रखना है। हम्म, सो और डैंड्रफ से भी बचना है क्योंकि डैंड्रफ भी आपको हेयर फॉल को लीड कर सकते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड डैंड्रफ? आई एम गेसिंग कि आपने अपना बैलेंस डाइट रखा हुआ है, बैलेंस्ड वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल मिनिमम है. सो द नेक्स्ट very important thing is a good hair care routine. So there are two things to it. One is oiling, the other is shampoo. ये दो स्टेप होते हैं इफेक्टिव हेयर केयर रूटीन के। बिल्कुल बिल्कुल. अब ऑयलिंग क्यों जरूरी है? अभी तक तो आपने देखा है लोग कहते हैं ऑयल नहीं लगाना, बाल चिपक जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे, डॉट आ जाएगी. ऑयलिंग इज प्री कंडीशनिंग. वी इंडियंस डोंट से दैट, लाइक बाहर के लोग कहते हैं ये चीज, इंडिया में भी ये चीज मिसकंसेप्शन आ गया है कि क्यों। अभी आप लेटेस्ट देखो, आपको स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब बिना ऑयल के दिखते हैं. प्री ऑयलिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिनका ड्राई नॉर्मल हेयर है उनको द नाइट बिफोर दे हैव टू ऑयल, राइट. और जिनका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, जिनमें ऑलरेडी डैंड्रफ भी है, तो नाइट बिफोर के बजाय मॉर्निंग में आधा घंटा या इवन 5 मिनट पहले ऑयलिंग कर ले. अब देखो जो ऑयल है ना, वो एक ऐसा ऑयल होना चाहिए जैसे कि कोकोनट ऑयल, ठीक है. तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सूदिंग होता है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और कुछ हद तक थोड़ा सा अंदर भी जाता है, रूट्स के पास जाता है. देन कैस्टर सीड ऑयल, एजेस से सबको पता है कैस्टर ऑयल इज गुड फॉर हेयर. देन सपोज भृंगराज इज सेड टू बी द किंग ऑफ हर्ब्स फॉर हेयर ग्रोथ, तो भृंगराज हमको चाहिए ऑयल में. देन हम मंजिष्ठा यूज कर सकते हैं, ठीक है. इस तरीके से रोजमेरी ऑयल पे तो एक मैंने वीडियो भी बनाया कि भाई इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा ऑयल है. बट देन अगर आपने अकेला वो ऑयल ही लगा लिया तो हो सकता है आपको एलर्जी हो जाए, रेडनेस हो जाए, ईचिंग हो जाए. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऐसी यूज लाइक, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग ऑयल with a lot, इतना सा स्ट्रॉन्ग ऑयल और इतना सारा लाइक सॉल्वेंट ऑयल, जैसे ये कोकोनट ऑयल हुआ, जिससे कुछ दिक्कत ही नहीं होती होगी किसी की अपनी. लैवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, इनकी कुछ ही ड्रॉप्स चाहिए. because these are very concentrated oils. These are, and they can, अगर आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो तो आपको हार्म कर सकते हैं बजाय हेल्प. हाँ, एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें ये सारी चीजें परफेक्ट क्वांटिटी में मिक्स्ड हो, तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इट्स आवर न्यू हेयर ग्रोथ ऑयल, सारे टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स है उसमें. यू कैन गो चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट थ्रू डिस्क्रिप्शन. त्वचा's न्यू हेयर ग्रोथ ऑयल. सो सेकंड स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, शैम्पूइंग. Shampooing is very important because we need to keep the scalp clean. शैम्पू के देखो 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक होता है सर्फेक्टेंट जो उसके डर्ट को घोल के निकाल देगा, एक होता है सॉल्वेंट, और एक होता है कोई अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें, है ना. तो हम एंटी हेयर फॉल शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इस तरीके की कोई अगर हमको अपने शैम्पू पर शैम्पू लगाने का क्या फायदा है? सारे शैम्पू से हेयर बहुत फ्रिजी हो जाते हैं लोगों के. हाँ ठीक बात है, जितने केमिकल्स हैं वो हेयर को फ्रीजी करेंगे, तो आपको थोड़ा नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला शैम्पू चाहिए. अच्छा, है ना. इट्स एन एक्सेस ऑफ पैराबेन एंड सल्फेट्स जो फ्रिजी बनाते हैं आपके बालों को, राइट? एग्जैक्टली, यस. और वैसे भी देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो गॉर्गम है, किसी शैम्पू में किसी ने बोला कि ये गॉर्गम वाला शैम्पू बहुत अच्छा है. तो गॉर्गम इज वेरी हाईली अल्कलाइन, तो हम अब उसको पीएच को जब तक 6.5 तक नहीं लाएंगे, हमारे बाल से फ्रिजी हो जाएंगे, उनमें स्टैटिक बढ़ जाएगा. ओह अच्छा, है ना, ऐसे से फ्रिजी बाल हो जाएंगे. तो हमको कंडीशनिंग एजेंट तो चाहिए, पर वो प्रॉपर पीएच पे चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन में चाहिए. ऐसे ही अगर हाइड्रोलाइजेट्स ऑफ प्रोटीन और राइस एंड व्हीट प्रोटीन है, वो हमको प्रॉपरली चाहिए. ऐसे ही अगर भृंगराज है, किसी शैम्पू में भी होता है, बायोटिन वाले शैम्पू आ गए, केराटिन वाले शैम्पू आ गए हैं, तो ये कॉफी वाले शैम्पू आ गए हैं. तो ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पूज अलग अलग मार्केट में हैं. थैंक यू, आपने बताया. सो शैम्पू पॉइंट के बारे में, लाइक आई थिंक आई कैन समराइज कि यू शुड यूज अ माइल्ड शैम्पू. यू शुड यूज अ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड शैम्पू जिसमें होपफुली प्रोटीन्स होंगे, एक्टिव प्रोटीन्स होंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में प्रोटीन्स होंगे, लाइक केराटिन, बायोटिन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स यूजुअली लाइक आपके क्यूटिकल्स को लाइक चिपका देते हैं एंड दे यूज इट फॉर कंडीशनिंग. बट केराटिन और बायोटिन जैसे प्रोटीन दे हैव बीन एडवर्टाइज्ड फॉर द लास्ट 5 years एज स्ट्रेंथनिंग योर हेयर. इस क्लेम में कोई वो सच्चाई है क्या? अगर नैनो पार्टिकल्स हैं, अगर इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि थोड़े से वो
स्कैल्प में अंदर जा रहे हैं और आप शैम्पू को इतना टाइम दे रहे हो, आप 15-20 मिनट शैम्पू को स्कैल्प पे लगा के रख रहे हो, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग टाइम. अगर आप ऐसा कर रहे हो देन ओनली इट इज हेल्पफुल. अगर आपने तुरंत शैम्पू लगाया और 30 सेकेंड्स में धो दिया. I have a question about standing time. So, there is this product of Pachava Saraswat anti-dandruff shampoo, right? Okay. So, ज़्यादातर लोग आपकी एडवाइस लेते हुए उसे ऐसे ही लगाते हैं विद 15 मिनट स्टैंडिंग टाइम, है ना. बट मैंने उसे ऐसे यूज़ किया कि हर ऑल्टरनेट डे मैं उसे लाइक I put it on my hair and then like I shower and then the last thing I do before getting out of the shower is I wash my hair. So it has like a standing time of 4-5 minutes max to max. ज़्यादातर टाइम 2 से 3 मिनट का ही होता है उसका स्टैंडिंग टाइम. बट आई यूज द शैम्पू ऑल्टरनेट डेज एंड दिस हैज एक्चुअली हेल्प मी कंट्रोल माई डैंड्रफ अ लॉट. तो अगर स्टैंडिंग टाइम आप 20 मिनट का हफ्ते में 2 बार कर रहे हो वर्सेस आप जो दैट्स लाइक 30-40 मिनट्स टोटल वर्सेस आप हर ऑल्टरनेट डे 5 मिनट्स का कर रहे हो, सो इट्स लाइक 20-25 मिनट्स. तो बात सेम ही तो पड़ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है. अगर आपको थोड़ी माइल्ड प्रॉब्लम है तो आप कम देर के लिए भी रखोगे तो इट विल हेल्प यू. तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड हम टाइम बताते हैं स्टैंडिंग टाइम, ये एक थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है जो सभी को हेल्प करेगा. आपको कम टाइम में हेल्प कर रहा है, वेरी गुड, सबको नहीं करेगा. तो सभी को हेल्प करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड शैम्पू जो नॉर्मली आप रूटीन में यूज कर सकते हो. अगर इससे भी ज्यादा डैंड्रफ है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाकर और प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है जैसे फंगल ग्रोथ या फिर हाँ, देन यू नीड प्रिस्क्रिप्शन शैम्पू. तो आप बता रहे थे ना कि मिसकंसेप्शन अराउंड ऑयलिंग. Yeah, I found the culprit. Obviously, it's Vogue India. You have been oiling your hair the wrong way. Here's the right way to do it. These chumpy mistakes could be doing your hair more harm than good. I won't take the name of the author because I don't want to drag her through mud, but we're just gonna critique and review the content of the article, okay? And take a doctor's opinion on it. There's someone's image and then advertisement. Oh, first point aa gaya. Using too much oil. When it comes to beauty routines, less is more. Slathering your scalp and hair with oil isn't doing any good for its health. On the contrary, it's counterproductive. Excess oil clog कर देता है hair follicles को, leading to hair fall and dandruff. तो हमेशा थोड़ी लगाना है, the night before लगाना है या 5 minutes या आधा घंटा पहले लगाना है. Like आपने जो बात कही एकदम perfect है ना. You didn't use any doctor sense for that. You used common sense for that. So I think I didn't like. Maybe they're trying to say something else. एक्सेस ऑयल हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग कर देता है. इन लोगों की साइंटिफिक थ्योरी ये है कि हेयर फॉलिकल्स गेट क्लॉग्ड. अब हेयर फॉलिकल्स में पोर्स तो होते नहीं, तो क्लॉग क्या होता है? ना हर हेयर फॉलिकल के साथ उसके अपने ऑयल ग्लैंड का पोर होता है. अच्छा. वही ऑयल सिक्रीट करता है हेयर की तरफ से. तो अगर आप ऊपर से ऑयल लगा रहे हो और वो खुला हुआ है वो पोर, तो वो उसके अंदर थोड़ी जाएगा, वो तो रहेगा बाहर ही, अंदर कॉइल बाहर आता रहेगा. क्योंकि पोर के ऊपर तो ऑयल, उसके ऑयल सिक्रीशन होंगे, ऑयल के खुद के सिक्रीशन उसको हवा कर रहा है. फिर हमको अगले दिन वॉश भी करना है, है ना. अच्छा. और मसाज के बारे में क्या बोल रहे हैं ये लोग? अच्छा, सो द परसेंटेज ऑफ लिपिड्स और फैट्स दैट ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्राइग्लिसराइड्स, है ना. तो कोकोनट ऑयल में इनफ ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स होते हैं, तो उसे ज्यादा देर के लिए लगाए रख सकते हो, है ना. और 95% कोकोनट ऑयल में होते हैं, 94% ऑलिव ऑयल में होते हैं, 91% सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल में 15% होते हैं. अच्छा. सो देयर सेइंग अगर आपने रॉन्ग ऑयल यूज किया देन इट वोंट हैव एनी effect, which doesn't make sense because castor oil is the time tested ingredient for hair fall. Even coconut oil. Yeah. So oiling too often, as often as every day is wrong. ये लोग कह रहे हैं कि frequency should depend on hair type, texture and overall health. This is a good question. Frequency किस चीज पर depend करनी चाहिए? I think frequency आपकी head wash की frequency को coincide करनी चाहिए. The night before is okay. So you don't need to oil and keep it throughout the day and night after you wash, because then it may attract dirt. है ना, sticky हो जाएगा, dirt attract करेगा. But what I mean to say is oiling and massaging before you wash your hair. See, there is a research paper from Japan. There was a study done for 6 months. What they did, they massaged the hair just for 4 minutes by a massager. Then they tested the thickness of dermal papilla after 6 months, and it had considerably increased significantly. Achha. So the collagen, elastin, the structure of papilla was better after 6 months just by 4 minutes massaging, 4 minutes per day.
Okay, this is the huge difference which oiling and massaging can make. So it improves the hair. अब हम आए इनकी चंपी की critique पे. Massage it for a few minutes, distribute it evenly throughout the rest of your hair, focusing on ends to prevent split ends and breakage. This is their conclusion. They're saying this is the right technique. Okay, then और कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? यही टेक्निक. यही तो टेक्निक यूज करते हैं हर कली कोने के नाई ये टेक्निक यूज करता है. So what is the incorrect technique? I don't understand. Incorrect way of washing hair is the last point, है ना? Opt for a gentle clarifying shampoo जो सारा ऑयल हटा दे. Okay, I agree with this. Gentle shampoo होता है. Conditioner skip मत करना. अगर शैम्पू में included हो तो और भी better है फिर. हाँ. है ना? And applying a good leave-in serum in your hair when the hair is about 50 to 60% dry. Yes. You agree with this point? Yes. Okay. So that is what I was saying. Voluminizing sprays. है ना? Hydrolysates of wheat and rice which voluminize the hair. उनको आप तब लगाओ जब hair बिल्कुल dry होने वाले नहीं. Drippy wet नहीं हो. So what is our conclusion on this article? So hair oiling and massaging is good. There are definite oils which help you. कभी कभी अगर आपको लगता है ये ऑयल आपको हेल्प नहीं कर रहा, you always can change it. Take help of your doctor or anyone at home. कोई मतलब डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी नहीं है, बट आप ले सकते हैं. क्योंकि ऑयल तो करोड़ों सालों से करे आ रहे हैं. Exactly, ये तो हमारा रूटीन है, हमारा ट्रेडिशन है. Yeah. And then leave-in serums are also good, no problem. उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि leave-in serum कौन सा हो, because it is going to stay with you for at least a day or two. Yeah. Before you wash your hair. Serums sometimes have advanced ingredients which might not suit your skin and scalp. Or otherwise they suit you very much. So there's no in between with serums. Either you love them or you hate them. Yes. Thank you so much for joining us in this week's Twacha by Saraswat podcast. We hope you liked it. If you did, please don't forget to press the like button. If you want more such informative and entertaining podcasts every week, press the subscribe button. Like always, we will be answering all of your questions down in the comments, including everything you could ever want to know about any of the products. Just leave us in the comments and we will answer the question. All the products that we have discussed are in the description below. And if you stick till the end, then you also get to know something really special that we saved for you. There's a special coupon code for just those of you who stay till the end down in the description below. And it's the last thing in the description. So don't forget to scroll right till the end. Thank you so much and see you next week.